जय हिंद। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े ऊर्जा घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। ये घोटाला उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है। ये घोटाला 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। उत्तर प्रदेश में बनी कई सरकारों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। हम आपको बता दें कि ऊर्जा घोटाले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर संज्ञान लेने और 3 सालों तक रिपोर्ट को दबाए रखने वाले जज के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जज के खिलाफ शिकायत यह भी है कि उन्होंने न्याय विभाग में प्रमुख सचिव रहते हुए संवेदनशील तथ्य छिपाकर एक विवादास्पद सरकारी वकील के जज बनने में मदद की थी। इस प्रकरण के सामने आते ही उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में हुए अरबों रुपए के घोटाले की लीपापोती में लगे जजों, नौकरशाहों और विभागीय अफसरों के साथ साथ सीबीआई के भी कानून के शिकंजे में आने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा घोटाला देश का सबसे बड़ा ऊर्जा घोटाला साबित होने वाला है, जिसमें न केवल नेता और नौकरशाह बल्कि जज और सीबीआई के क्षेत्राधिकारी भी शामिल हैं। ये बेहद रोचक और रोमांचक बात है कि अरबों रुपए के ऊर्जा घोटाले की सीबीआई जांच का औपचारिक आदेश हो जाने के बाद भी मामले की फाइनल रिपोर्ट को अदालत में दबाए रखा गया। अंत में सीबीआई ने ही जांच करने से मना कर दिया। इसलिए ऊर्जा घोटाले में सीबीआई भी अभियुक्त है। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने लखनऊ के तत्कालीन जिला जज के शर्मा के खिलाफ गंभीर शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए शिकायतकर्ता नंदलाल जायसवाल को हलफनामा दाखिल करने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। के शर्मा अभी एटा में जिला जज के पद पर तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड में हुए सैकड़ों करोड़ के घोटाले में सीजेएम अदालत के निर्देश पर 23 जनवरी 2008 को ही लखनऊ की हजरतगंज थाने में प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, 8 आईएएस अफसरों आरबी भास्कर, वीरेश कुमार, अशोक खुराना, राजकमल गुप्ता, जीवी पटनायक, कुंवर फतेह बहादुर सिंह, महेश गुप्ता, आलोक टंडन और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के 19 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 72/2008 दर्ज की गई। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 409, 420, 465, 471, 471 ए और 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। राजनीतिक दबाव और पुलिस की शिथिलता पर 20 जनवरी 2009 को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह त्वरित कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। विडंबना यह है कि इस बीच 19 विवेचना अधिकारी यानी आईओ बदल दिए गए। सरकार ने विधानसभा में यह मान लिया था कि जल विद्युत निगम में महाप्रबंधक से लेकर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं तक की फर्जी तरक्कियां और अन्य अनियमितताएं की गई। इस पर गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने लखनऊ पुलिस को एफआईआर भी दर्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस ने यह कह दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितता नहीं पाई गई। इस पर सरकार ने तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराज किशोर को जांच का आदेश दिया। ऊर्जा सचिव ने 28 नवंबर 2006 को प्रमुख सचिव ऊर्जा को पेश की गई अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के सभी मामले सही पाए और निदेशक वित्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा। वह रिपोर्ट 29 नवंबर 2006 को आवश्यक कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को भेजी गई। 28 दिसंबर 2006 को लोकसभा में पूछे गए सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब भी दिया कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं।
फिर सत्ता बदली और सपा की जगह बसपा की सरकार आ गई। बसपा सरकार के ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने सारी फाइल अपने पास मंगवा ली और उन्हें 2012 बसपा सरकार के कार्यकाल तक अपने पास दबाए रखा। इससे सपा और बसपा दोनों के कार्यकाल के घोटाले दबे रह गए। बसपा सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ था। बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और निजी कंपनियों के साथ बिजली खरीद करार करके इस घोटाले को अंजाम दिया था। इस घोटाले के कई सबूत और दस्तावेजी प्रमाण भी लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा को सौंपे गए थे। लोकायुक्त ने शिकायत को संज्ञान में लिया था, लेकिन कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 5 निजी पावर ट्रेडिंग कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया था। इसमें पावर कॉर्पोरेशन ने इन कंपनियों से महंगी दर पर 5,000 करोड़ यूनिट बिजली खरीदने का समझौता किया था। समझौते की शर्त यह थी कि पावर कॉर्पोरेशन को उस दौरान सस्ती बिजली मिलने पर भी उसे अन्य कहीं से खरीद का अधिकार नहीं होगा, चाहे वह केंद्रीय ग्रिड की एनटीपीसी और दूसरी कंपनियों से मिलने वाली सस्ती बिजली ही क्यों न हो। राज्य सरकार ने जिस तरह से बिजली खरीदी उससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा। बसपा सरकार से पहले सपा के शासनकाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस मामले में भी केवल जांच ही चलती रही, नतीजा शून्य रहा। मायावती के कार्यकाल के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कई सार्वजनिक बयानों में कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में मायावती सरकार 25,000 करोड़ रुपए का घाटा छोड़कर गई है, लेकिन इस घाटे की वजह जानने की कभी कोशिश नहीं की गई। अकेले जेपी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को 30,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई जा चुकी है। इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष राजेश अवस्थी को निष्कासित भी होना पड़ा, लेकिन घोटाले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम में भी 750 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन इस घोटाले में लिप्त तत्कालीन सीएमडी आईएएस आलोक टंडन समेत अन्य अधिकारियों एवं अभियंताओं का कुछ नहीं बिगड़ा। सपा के मौजूदा शासनकाल में बिजली बिलों में फर्जीवाड़ा कर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का मामला सामने आया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत बिलिंग कंपनी की मिलीभगत के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे सीबीआई और अदालत ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े ऊर्जा घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। अरबों रुपए के इस घोटाले की लीपापोती में अभी तक नेताओं, नौकरशाहों का खेल चल रहा था। इसके बाद अदालतों का खेल भी सामने आया। 16 अप्रैल 2013 को नंदलाल जायसवाल की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान 18 अप्रैल 2013 को एडिशनल एडवोकेट जनरल बुलबुल गोदियाल ने प्रमुख सचिव गृह का हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में 4 अक्टूबर 2012 को ही फाइनल रिपोर्ट सीजेएम अदालत में दाखिल की जा चुकी है। लिहाजा शिकायतकर्ता अपनी आपत्ति वहीं दाखिल करें। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि यह तथ्य गलत है, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और सीजेएम कोर्ट में ही आपत्ति दाखिल करने को कहा। 29 अप्रैल 2013 को सीजेएम कोर्ट ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट उसके पास नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर 2013 को सीजेएम लखनऊ को पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के साथ अदालत में हाजिर होने को कहा। उस वक्त यह रिपोर्ट न तो सीजेएम कोर्ट में थी और न प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में थी। सीजेएम लखनऊ ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट लखनऊ के सेशन जज की अदालत में है।
तब 19 दिसंबर 2013 को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सेशन जज की अदालत में आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया। अदालती औपचारिकताएं और पेचीदगियां चल ही रही थी कि 29 जनवरी 2014 को आधिकारिक तौर पर बात सामने आई कि फाइनल रिपोर्ट लखनऊ के सेशन जज के शर्मा की अदालत में ही पड़ी थी। इसके बावजूद जिला जज ने याचिकाकर्ता को फाइनल रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी, उसे कोर्ट में ही रिपोर्ट पढ़ लेने को कहा। 1000 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में कुछ समय में पढ़ लेना नामुमकिन था। कोर्ट ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट 10 अप्रैल 2013 को अदालत में आई, जबकि तथ्य ये है कि 4 अक्टूबर 2012 को ही फाइनल रिपोर्ट जिला जज के यहाँ आ चुकी थी। लेकिन इस बारे में याचिकाकर्ता को कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई। कोर्ट के क्षेत्राधिकार का सवाल भी उठा और कोर्ट को बताया गया कि भ्रष्टाचार का यह मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में आता है। जिला जज के शर्मा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उन्होंने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को संज्ञान में कैसे और क्यों लिया और लंबे अरसे तक उसे दबाए क्यों रखा। कोर्ट का संदेहास्पद रवैया देखते हुए लखनऊ के तत्कालीन जिला जज के शर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज के यहाँ 19 मार्च 2014 को शिकायत दाखिल की गई। इसके बाद ही 6 मई 2014 को के शर्मा का तबादला एटा कर दिया गया। उनकी जगह पर लखनऊ के जिला जज बनकर आए वी के श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण करते ही इस मामले को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत माना और उसे फौरन विशेष जज के सुपुर्द कर दिया। इस तरह यह साफ हो गया कि तत्कालीन जिला जज के शर्मा ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर फाइनल रिपोर्ट को अपनी अदालत में दबाए रखा था। दक्षिण कोरिया की कंपनी मेसर्स हुंडई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस द्वारा 220 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान लिए जाने के मामले में भी के शर्मा हुंडई कंपनी के पक्ष में फैसला देकर विवादों में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारियों ने हुंडई के साथ मिलीभगत करके उसे फर्जी भुगतान दे दिया था। याचिकाकर्ता नंदलाल जायसवाल ने हाई कोर्ट प्रशासन से यह भी शिकायत की है कि के शर्मा जब न्याय विभाग के प्रमुख सचिव थे तब उन्होंने सरकार के मुख्य अस्थायी अधिवक्ता चीफ स्टैंडिंग काउंसिल देवेंद्र कुमार उपाध्याय पर दर्ज आपराधिक मुकदमे का तथ्य छिपा लिया था। उपाध्याय को जज बनाए जाने की फाइल कानूनी सलाह के लिए प्रमुख सचिव रहे के शर्मा के पास भेजी गई थी। उपाध्याय नवंबर 2011 में जज बने, जबकि आपराधिक मुकदमा चलने के बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 29 जून 2011 को ही प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र को कोई जवाब नहीं भेजा। आपराधिक मुकदमे वाली पृष्ठभूमि के व्यक्ति को जज बनाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी शिकायत की गई थी, लेकिन वहां से कहा गया कि इस बारे में बार काउंसिल से शिकायत करें। बार काउंसिल से शिकायत दबाए रखी और 3 अगस्त 2012 को लिखा कि जज बनने के कारण बार काउंसिल देवेंद्र कुमार उपाध्याय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि लखनऊ के वजीरगंज थाने में देवेंद्र कुमार उपाध्याय समेत 6 लोगों पर आईपीसी की धारा 147 यानी बलवा करना, 323 यानी मारपीट कर जख्मी करना, 504 यानी लोक शांति भंग करना और 506 यानी आपराधिक धमकी का मुकदमा संख्या 186/8 दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके खिलाफ एसडीएम सीबीआई एपी की अदालत में आपत्ति दाखिल की गई थी। यह मामला उपाध्याय के जज बनने के साल भर बाद तक चलता रहा। खूबी यह है कि अदालत में बाकायदा इसकी तारीखें पड़ती रही, प्रक्रिया चलती रही, लेकिन इसे सूचना में डिस्प्ले नहीं किया जाता रहा।
सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल यानी मुख्य अस्थायी अधिवक्ता देवेंद्र कुमार उपाध्याय और प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल JN माथुर पर ऊर्जा विभाग से लाखों रुपए के फर्जी भुगतान प्राप्त करने के भी गंभीर आरोप पहले से थे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा घोटाले को उजागर करने वाले नंदलाल जायसवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने की बड़ी कीमत चुकाई। जायसवाल विद्युत विभाग के ही कर्मचारी थे। उन्होंने एनर्जी सेक्टर में फैले भ्रष्टाचार को अपने शीर्ष अधिकारियों के समक्ष उजागर करना शुरू किया, लेकिन शीर्ष अधिकारियों ने उनका ही उत्पीड़न शुरू कर दिया। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, उन पर कातिलाना हमला हुआ। इसके बाद फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेजा गया और नौकरी से निकाल दिया गया। अदालत ने भी पाया कि जायसवाल पर फर्जी मुकदमे लादे गए। अदालत के हस्तक्षेप पर वर्षों बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई। इस बीच उनके घर के सारे जेवर बिक गए और जायसवाल काला कोट पहनकर वकील के रूप में एनर्जी सेक्टर के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में उतर गए। एनर्जी सेक्टर में अरबों रुपए के घोटाले उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर को संरक्षण और सुरक्षा देने के बजाय नेता, नौकरशाह एवं कुछ जज तक उनका मुंह बंद करने की साजिश में लगे और देश के सबसे बड़े ऊर्जा घोटाले को निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचने दिया गया। फिर भी लड़ाई जारी है। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे CBI ने इसकी जांच करने से मना कर दिया और जजों ने क्या रोल निभाया। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। वेलकम बैक। इंडिया न्यूज के स्पेशल शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े ऊर्जा घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए के ऊर्जा घोटाले की CBI जांच कराने की अधिसूचना जारी होने के बावजूद CBI ने जांच करने से मना कर दिया। ये हैरत अंगेज नाफरमानी CBI ने की और केंद्र एवं राज्य सरकारें चुप बैठी रही। घोटाले की रकम इतनी बड़ी थी कि उसने राज्य एवं केंद्र सरकार में बैठे सियासतदानों, नौकरशाहों और CBI के अधिकारियों तक को अपने प्रभाव में ले लिया। तभी CBI ने सरकार की अधिसूचना तक को ताक पर रखकर यह कह दिया कि यह मामला जांच के लायक नहीं है। CBI के अधिकारियों की इस अराजकता के खिलाफ कोई सुगबुगाहट भी नहीं है। पहले CBI के अधिकारियों ने जांच से मना करते हुए इसे पुराना मामला बताया, फिर कहा कि घोटाले से लंबित जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। इसके बाद कहा कि उसके पास जांच की तकनीकी क्षमता नहीं है। फिर यह भी कहा कि इस घोटाले का कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रसार नहीं है, जबकि CBI के सारे तर्क आधारहीन पाए गए। 50,000 करोड़ रुपए का यह ऊर्जा घोटाला दरअसल विदेशी कंपनी के साथ UP पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की मिली भगत से ही अंजाम दिया गया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस ऊर्जा घोटाले की लीपापोती में दर्जन भर जज लगे रहे। के शर्मा अकेले जज नहीं हैं, जिन्होंने ऊर्जा घोटाले की लीपापोती में संदेहास्पद भूमिका अदा की। विदेशी कंपनी के साथ मिली भगत कर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने के मामले में CBI से जांच कराने की सरकारी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद भी जांच नहीं करने दी गई। इस षड्यंत्र में CBI के अधिकारी भी शामिल रहे। विचित्र किंतु सत्य यह है कि पावर कॉर्पोरेशन की विजिलेंस शाखा ने घोटाले की CBI जांच की सिफारिश की और स्टेट विजिलेंस ने भी कहा कि पूरे प्रकरण की गंभीर जांच की आवश्यकता है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के तत्कालीन जज SJ भल्ला और कमल किशोर ने विजिलेंस की सिफारिश को तकनीकी पड़ताल के लिए उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया जो अरबों रुपए के घोटाले में लिप्त थे। हाई कोर्ट के तत्कालीन जज SHA रजा
और आर.डी. शुक्ला की बेंच ने सीबीआई जांच के अपने ही पूर्व के फैसले का ऑपरेटिव पोर्शन बदल डाला। जज डी.के. त्रिवेदी और नसीमुद्दीन की बेंच ने कानूनी दांवपेच में उलझाकर मामले को आगे बढ़ने नहीं दिया। जज वीरेंद्र शरण और आर.डी. शुक्ला की बेंच ने एस.एच.ए. रजा वाली बेंच के विरोधाभासी फैसले ही पकड़े रखा और जज ऋतुराज अवस्थी और अनिल कुमार शिकायतकर्ता का पक्ष सुने बगैर तारीख पर तारीख देते रहे। इन सारे जजों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज रहे इम्तियाज मुर्तजा और विनय कुमार माथुर ने तो हद ही कर दी। उन्होंने याचिकाकर्ता नंदलाल जायसवाल को अंधेरे में रखकर उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह और जज श्री नारायण शुक्ला की बेंच ने याचिकाकर्ता को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दे रखा था। शपथ पत्र दाखिल करने के बाद नंदलाल जायसवाल सुनवाई की तारीख का इंतजार ही करते रह गए और उधर उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जज इम्तियाज मुर्तजा और विनय माथुर के बेजा फैसले की शिकायत पर वो जनहित याचिका फिर से रिस्टोर हुई। हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा उस जनहित याचिका को वापस कानूनी प्रक्रिया में लाने का निर्णय उन जजों और मौजूदा न्यायिक व्यवस्था पर करारे तमाचे की तरह साबित हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज कम दागदार नहीं हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 30 जनवरी 2003 को मामले की सीबीआई जांच कराने का बाकायदा शासनादेश जारी किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाई.के. सब्बरवाल और बी.एन. अग्रवाल की बेंच ने 13 जुलाई 2003 को केंद्र, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन को अंतिम मौका देते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। केंद्र सरकार, सीबीआई और यूपी पावर कॉरपोरेशन की इस खुली नाफरमानी पर सख्त संज्ञान लेने के बजाय सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने मामले को ही खारिज कर दिया। वहीं सब्बरवाल बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ये मामला आपके सामने इस आशा से रख रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की या देश के सुप्रीम कोर्ट की आंख खुले और वो देखे कि कैसे उसकी न्याय व्यवस्था की रक्षा में लगे, सेवा में लगे जज क्या क्या खेल कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी, ये आपके लिए भी सवाल है कि आपके राज्य के संस्थाएं, आपके राज्य के संगठन किस तरीके से बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक कटिया डालने की आदत अगर लोग छोड़ दें तो प्रदेश की विद्युत व्यवस्था सुधर जाए और सबको बिजली मिल जाए। नहीं, बिजली देने के लिए किसी और तरह के दिमाग की ज़रूरत है। मेरा आग्रह है, कृपा कर अपना दिमाग खोलिए, देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाइए, घोटालों को रोकिए। आपके वो अफसर जो विद्युत उत्पादन नहीं होने दे रहे हैं, जिनके बारे में आप खुद जानते हैं, आप उन्हें नहीं हटा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये मतलब निकालें कि आपका भी इन घोटालेबाजों से कहीं ना कहीं रिश्ता है? या जब ये केस आपके सामने आ रहा है, देखते हैं आप अपने विद्युत विभाग से जुड़े संगठनों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। चुनौतियां आपके सामने बहुत हैं और अगला चुनाव बहुत दूर नहीं है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।